हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आया हूं। आप इसे समझने का प्रयास करें। कंपाउंड सेंटेंस, जैसा कि मैं पहले की वीडियोज में बता चुका हूं, क्लास से रिलेटेड वीडियोज में बता चुका हूं, क्लास के बारे में पूरी डिटेल मैंने आप सभी को बताया। तो आप समझें कि दो क्लासेस से मिलकर बनने वाले एक सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। हम यहाँ कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अर्थात कम से कम दो क्लासेस से मिलकर बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास का होना आवश्यक होता है। कम से कम दो और अधिक से अधिक ढेर सारे क्लासेस हो सकती हैं एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए। आइए कैसे बनता है इसकी पूरी डिटेल, पूरा विवरण आप सभी को मैं बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको बनने वाली नई वीडियोस आप सभी तक जिसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। यह वीडियो जो ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड बन रही है वह उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड विद्यार्थी जिनका एक सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उसमें यह उनका सहयोग कर सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अच्छी चीज़ों को बताने में सफल हो पाऊंगा। इसलिए पुनः आप सभी को अनुरोध करते हुए कि यदि आप नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की और कंपाउंड सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को इस तरह से आप जरूर समझें कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास यानी प्रधान उपवाक्य और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास, यहाँ कम से कम लिखा, यानी कोऑर्डिनेट क्लास की संख्या कम से कम एक हो और अधिक से अधिक की संख्या निश्चित नहीं है। अर्थात आप प्रिंसिपल क्लास तो एक होगा लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास की संख्या कम से कम एक जरूर होता है ताकि वो कंपाउंड सेंटेंस बन सके और उनकी और भी अधिक संख्या हो सकती है। कंजक्शंस जुड़ते जाएंगे और क्लास बढ़ते जाएंगे। इस तरह कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और केवल एक प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास अवश्य होना चाहिए। इसी तरह मैंने बना दिया, आप इस फार्मूले को भी दिमाग में रख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, यानी प्रधान उपवाक्य प्लस समानपदी उपवाक्य इक्वल टू संयुक्त वाक्य। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, यह समानपदी उपवाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य का सहयोगी है, न कि ये इसके ऊपर आश्रित है। यानी ये दोनों ही अपने आप में प्रिंसिपल हैं, केवल इसमें ये अंतर है कि इसमें कंजक्शन एड होता है। इसलिए कंजक्शन के एड हो जाने से ये कोऑर्डिनेट क्लास बन जाता है, अर्थात अन्यथा ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लास होते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रधान उपवाक्य और समानपदी उपवाक्य को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें प्रिंसिपल क्लास तो विदाउट कंजक्शन होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि कंजक्शंस जिन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं या कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में जाना जाता है, जिन्हें मैंने सब कंजक्शन, आप प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें मैंने कंजक्शंस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसे आप जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कंजक्शंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्लासेस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ क्लास को जोड़ते समय यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जब उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो कोऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं।
और कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ता है तो वह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लास 4 तरह के कंजक्शंस से बनता है, जिनको हम ऐसे देखेंगे। फर्स्ट होता है क्युमुलेटिव कंजक्शंस। क्युमुलेटिव कंजक्शंस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाला वाक्य। सॉरी, जोड़ बताने वाला कंजक्शन, आप ये ऐसे कहें, जोड़ बताने वाला कंजक्शन। अब क्युमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इनको आप लिस्ट बना सकते हैं। एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, not only, dot dot but also, और as well as। इसमें हिंदी भी आप समझ सकते हैं, एंड यानी और, बोथ एंड, ये डॉट डॉट इसलिए लगा है क्योंकि बोथ के साथ डॉट डॉट एंड यानी बीच में कोई शब्द होता है, और ये दोनों कंजक्शन एक साथ, इनको कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। ये दोनों एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं कंजक्शन के रूप में, दोनों। और नॉट ओनली बट आल्सो को भी देखेंगे, तो न केवल बल्कि भी, ये भी डॉट डॉट है क्योंकि यहाँ बीच में कोई न कोई शब्द होता है। और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है जो एक दूसरे के संबंध में या एक साथ प्रयोग होने वाले हैं, दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। एज वेल एज यानी साथ ही साथ, इसे हिंदी में समझेंगे। हालांकि हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बना करके यदि आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो केवल मात्र एक मानक और एक ये कह सकते हैं सपोजिंग सेंटेंस होगा, क्योंकि भाव के अनुसार और मीनिंग के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक अनुवाद नहीं होता, बल्कि भावात्मक अनुवाद होता है। इसीलिए इन शब्दों का एकदम सॉलिड हिंदी अर्थ निकालना यह उचित नहीं होगा, बल्कि इनको समझना कि ये किस सेंस में होते हैं। जैसे आप इसको इससे समझें कि क्युमुलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या है। क्युमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले कंजक्शन, और जोड़ बताने वाले कंजक्शन जो होंगे वो जब भी दो सेंटेंस को जोड़ना हो या दो क्रियाओं को जोड़ना हो तो वहां कंजक्शन का प्रयोग करते समय ये ध्यान देना होगा कि क्रियाएं दोनों में जोड़ हो, दोनों क्रियाएं एक दूसरे की जोड़ बता रही हो, तो वहां क्युमुलेटिव कंजक्शन प्रयोग किए जाएंगे, जिनका अर्थ इसी तरह निकलेगा। एंड यानी और, बोथ एंड यानी दोनों, और नॉट ओनली बट आल्सो ना केवल बल्कि भी, एज वेल एज यानी साथ ही साथ। इसी तरह आप दूसरा कंजक्शन देखें। दूसरे कंजक्शन में क्युमुलेटिव के बाद होता है अल्टरनेटिव। नहीं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इसे हिंदी में कहते हैं विकल्प या छांट बताने वाले कंजक्शन। ये कौन कौन से हैं इनकी भी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। अल्टरनेटिव, इसमें आइदर आर, नाइदर नार, और अदरवाइज। अब यहां देखें, जब दो क्रियाएं आपस में विकल्प बता रही हो तो इसमें जो है आपको कंजक्शन इनका प्रयोग करना चाहिए। आइदर आर यानी या तो या, हिंदी में जब आप निकालेंगे तो या तो या, जैसे सेंटेंसेस बनते हैं, या तो यहां रुको और या तो चले जाओ, न तो तुम पढ़ते हो और ना तो कोई कार्य नहीं करते हो। तो ये क्या है, विकल्प क्षण बता रहा है। इस तरह से आइदर
अफर्मेटिव के सेंटेंस में प्रयोग होने वाला डॉट डॉट का मतलब है यहाँ बीच में कोई ना कोई शब्द रहेगा, और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, इनको आप ध्यान देंगे। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, और यानी या तो, और अदरवाइज यानी अन्यथा। इस तरह से ये कोरिलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शंस में प्रयोग होने वाले ये कंजक्शंस हैं। इनके दो हो गए। थर्ड आप देखें कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव। अब आप देखेंगे एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव को कहते हैं विरोध बताने वाले कंजक्शंस। विरोध बताने वाले इनको आप देखेंगे बट, इसमें एक लिस्ट कंजक्शंस की बना लीजिए। बट, yet, still, nevertheless, etc. ये हो गया बट, लेकिन, yet यानी फिर भी, स्टिल फिर भी, नेवरथलेस फिर भी के अर्थ में। पहले आप ये समझ सकते हैं एडवर्सेटिव यानी विरोध, यानी जब क्रियाओं में विरोध हो तो वहां एडवर्सेटिव कंजक्शंस प्रयोग करने हैं, और विरोध बताने वाले जो कंजक्शंस हैं उनका आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में प्रयोग करेंगे। फोर्थ होता है इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस। इसे कहते हैं परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। परिणाम बताने वाले कंडीशन कौन कौन से हैं, इसको आप देखेंगे देयरफॉर, सो, हेंस और फॉर। इसका अर्थ देयरफॉर माने इसलिए, सो इसलिए, हेंस यानी अतः, फॉर यानी, यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि। आप इसे कंजक्शन के रूप में देखेंगे, इसे आप जो है प्रीपोजिशन, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, इसलिए आप इसे प्रीपोजिशन के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि ये क्या है कंजक्शन है। फॉर यानी क्योंकि, और हेंस यानी अतः, शो यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के चारों, आइए इन सेंटेंसेस के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस को और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट क्लास को और प्रिंसिपल क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिया है, जिसे है यू आर रिच एंड आई एम पुअर। यहाँ आप देख रहे हैं यू आर रिच, ये प्रिंसिपल क्लास, और एंड जो है वो कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये कोऑर्डिनेट क्लास बना रहा है आई एम पुअर। यू आर रिच एंड आई एम पुअर, यानी ये दोनों जो है जोड़ बताने वाले सेंटेंसेस को कुमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया, और ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। इसी तरह कुमुलेटिव कंजक्शन में आपने देखा कि नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग किया गया था। ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, बीच में कोई ना कोई शब्द, जो भी शब्द आएगा नॉट ओनली के बाद जो भी शब्द आएगा उसी तरह का शब्द या उसी पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द बट आल्सो के बाद भी आना चाहिए। जैसे चिंकू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो लेबोरियस। चिंकू केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। इसी तरह थर्ड नंबर पे आइए, ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये कुमुलेटिव कंजक्शन से बने हुए कोऑर्डिनेट क्लास हैं। अब आगे आप देखेंगे ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस वाले कि आइदर यू आर योर ब्रदर इज गिल्टी, या तो तुम या तुम्हारा भाई अपराधी है। ये आइदर और आर ये जो है दोनों ही कोरिलेटिव कंजक्शन है। आइदर या तो तुम, आर योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, ये दोनों में कोई एक विकल्प है, इज गिल्टी वह अपराधी है।
इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो है विकल्प बताने वाले कंजक्शंस यानी अल्टरनेटिव कंजक्शन से बनने वाला कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट 4 नंबर पर मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को छोड़ दोगे या तुमसे ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ये मेक हेस्ट अदरवाइज अन्यथा विकल्प है, जल्दी करना या ट्रेन को मिस कर देना। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये अल्टरनेटिव कंजक्शन से बनने वाला कोऑर्डिनेट क्लास के साथ कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट 5 नंबर पर देखिए आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट। बट एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोध बताने वाला, मैं गुस्से में था बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। ये क्या है? ये दोनों में जो है विरोध है। इसी तरह ही इज वेरी पुअर येट ही इज कंटेंटेड, वह बहुत गरीब है फिर भी येट, ये भी विरोध है। ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। इसी तरह आप 7 नंबर पर देखेंगे तो सी डिड नॉट वर्क हार्ड शो हेंस देयर फॉल। ये तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, मैंने तीनों लगा रखा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि ये जो है परिणाम वाला सेंटेंस है, परिणाम बताया जा रहा है। तो ये परिणाम वाला यानी इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया गया। इसमें से कोई एक ले सकते हैं कि उसने परिश्रम नहीं किया इसीलिए सी फेल्ड, वह फेल हो गए। इसी तरह आप इलेटिव का उदाहरण यहाँ दे सकते हैं द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून। दिन लंबे हैं फॉर यानी क्योंकि, यहाँ आपको मैं बता दूं कि क्योंकि अंग्रेजी क्योंकि बिकॉज एक पॉपुलर वर्ड है जिसको आप जानते हैं, लेकिन बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज रीजन है। और यहाँ जो है क्योंकि के लिए जब फॉर का प्रयोग कर दिया गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिलेटिव कंजक्शन है और ये जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लास है। इस प्रकार इन सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने कंपाउंड सेंटेंस के क्युमुलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस और इलेटिव कंजक्शंस जो कोऑर्डिनेट क्लास बना रहे हैं उनको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।